देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 6 पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने धातु कर्म के ऊष्मागतिकी सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग बात करेंगे धातु कर्म के विद्युत रसायन सिद्धांत, ऑक्सीकरण, अपचयन और शोधन की विधियों के बारे में। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत। तो देखिए, धातु आयनों के विलयन अथवा गलित अवस्था में अपचयन हेतु विद्युत रसायन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि भाई विद्युत रसायन सिद्धांत का उपयोग कब किया जाता है? धातु आयनों के विलयन अवस्था में अथवा उनकी गलित अवस्था में अपचयन के लिए ही इस विद्युत रसायन सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, जिसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, इस विद्युत रसायन सिद्धांत को हम निम्न समीकरण से समझ सकते हैं। तो समीकरण देखिए, डेल जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट, यानी इस समीकरण से हम इसे समझ सकते हैं। और देखिए बच्चों, ये समीकरण हम पढ़ के भी आए हुए हैं। यहाँ पे डेल जी नोट तो क्या है? गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। यहाँ पे एन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एफ है फैराडे और ई नोट क्या होता है? जो वहां पे रेडॉक्स युग्म होता है उसके इलेक्ट्रोड विभव को ही ई नोट से दर्शाते हैं। वापस देखिए बच्चों, यहाँ पे डेल जी नोट तो है गिब्स ऊर्जा, एन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एफ है फैराडे और ई नोट है रेडॉक्स युग्म का इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर है? आया समझ में? आगे देखिए बच्चों, अधिक क्रियाशील धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि भाई जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती है उनके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। इसलिए उनका अपचयन कठिन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक होने पर डेल जी नोट धनात्मक हो जाता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, भाई होता क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रोड विभव है, अगर इस इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक हो जाता है तो उससे क्या होता है? डेल जी नोट धनात्मक हो जाता है। और डेल जी नोट का मान जब धनात्मक हो जाता है तो अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती है। तो देखिए आगे, जिससे अपचयन अभिक्रिया संभव नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे देखिए, कम क्रियाशील धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है। अब हम लोग बात करेंगे कम क्रियाशील धातुओं के बारे में। तो देखिए होता क्या है कि जो कम क्रियाशील धातुएं होती है उनके इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। यानी उनका जो ई नोट होता है, जो उनका ई नोट निकल के आता है कम क्रियाशील धातुओं के लिए, वो कैसा निकल के आता है? धनात्मक निकल के आता है। तो क्या होता है? इसलिए उनका अपचयन आसानी से हो जाता है। तो देखिए क्या होता क्या है? उनका अपचयन आसानी से हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होने पर डेल जी नोट ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो आया आप लोगों को समझ में कि किस तरीके से विद्युत रसायन सिद्धांत यहाँ पे कार्य करता है। चलें आगे, चलिए अब देखिए, अब हम ये पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस तरीके से किया जाता है। अरे भाई, जो विद्युत रसायन सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं उसके द्वारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसके धातु कर्म में शुद्ध Al2O3 में Na3Al(F6) यानी इसे क्या कहते हैं हम? क्रायोलाइट। ठीक है, तो Na3Al(F6) यानी क्रायोलाइट या CaF2 को हम बोलते हैं फेल्सपार। ठीक है बच्चों, तो देखिए वापस ध्यान दीजिएगा, इसके धातु कर्म में शुद्ध Al2O3 में Na3Al(F6) या CaF2 मिलाया जाता है, जिससे मिश्रण का गलनांक कम हो जाता है और चालकता आ जाती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, भाई हम इसके धातु कर्म में क्या करते हैं? एल्यूमिनियम के धातु कर्म में शुद्ध Al2O3 में हम इन दोनों में से कोई भी एक पदार्थ को मिला देते हैं। ठीक है भाई, या तो हम फेल्सपार मिला देंगे या क्रायोलाइट मिला देंगे। क्या होगा? इससे मिश्रण का एक तो गलनांक कम हो जाएगा, दूसरा उसमें क्या आ जाएगी? चालकता आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, गलित आधात्री यानी मैट्रिक्स का विद्युत अपघटन किया जाता है। इसमें कार्बन की परत युक्त स्टील का पात्र कैथोड का कार्य करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि भाई कार्बन की परत युक्त जो स्टील का पात्र होता है वो तो कैथोड का कार्य करता है और ग्रेफाइट के एनोड उपयोग में लेते हैं। तो आया समझ में?
अरे भाई, जब हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, यानी एल्यूमिनियम का हम विद्युत रसायन के द्वारा जब निष्कर्षण करते हैं तो उसमें होता क्या है, कार्बन की परत युक्त स्टील का जो पात्र होता है वो तो कैथोड का कार्य करता है, और जो ग्रेफाइट होते हैं वो वहाँ पे एनोड की तरह कार्य करते हैं, यानी ग्रेफाइट को एनोड की तरह उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। संपूर्ण अभिक्रिया को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, संपूर्ण अभिक्रिया होती है ये, देखिए 2Al2O3 + 3C, है ना। इससे क्या बना, देखिए 4Al यानी एल्यूमिनियम बन गया, और 3CO2 3 अणु बन गए कार्बन डाइऑक्साइड के। और देखिए वैद्युत अपघटन की यह विधि हॉल हेरोल्ट प्रक्रम के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए बच्चों, जो ये एल्यूमिनियम का वैद्युत अपघटन हो रहा है तो इस वैद्युत अपघटन को क्या कहा जाता है, हॉल हेरोल्ट प्रक्रम। ठीक है, आगे देखिए। गलित द्रव्य का वैद्युत अपघटन एक वैद्युत अपघटनी सेल में कार्बन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किया जाता है, यानी जो गलित द्रव्य होता है उसका जो वैद्युत अपघटन होता है वो वैद्युत अपघटनी सेल में कार्बन इलेक्ट्रोड के प्रयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन एनोड के कार्बन से अभिक्रिया करके CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एवं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, इस प्रकार एल्यूमिनियम के प्रत्येक किलोग्राम के उत्पादन के लिए कार्बन एनोड का लगभग 0.5 किलोग्राम कार्बन क्या हो जाता है, जल जाता है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए भाई, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, और वो जो ऑक्सीजन जो उत्सर्जित हुई है वो एनोड के कार्बन से अभिक्रिया करके या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेती है या कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है। तो देखिए इससे होता क्या है भाई, इससे क्या होता है कि भाई जो एनोड पर जो कार्बन है वो क्या हो जाता है, जल जाता है। तो देखिए क्या कहा जाता है कि भाई एल्यूमिनियम के प्रत्येक किलोग्राम के उत्पादन के लिए, यानी प्रत्येक किलोग्राम के उत्पादन के लिए जो कार्बन एनोड होता है उसका 0.5 किलोग्राम कार्बन तो जल जाता है। ठीक है, आगे देखिए। तो वैद्युत अपघटनीय अभिक्रियाएं इस प्रकार है। तो देखिए एल्यूमिनियम के लिए देखिए अभिक्रियाएं क्या होती है। कैथोड पे देखिए बच्चों, कैथोड पे क्या अभिक्रिया होगी, एल्यूमिनियम +3 जो गलित अवस्था में है 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम बना लेगा। ठीक है, एल्यूमिनियम धातु बन गई कैथोड पे। और एनोड पे देखिए कार्बन है C+O-2, ये अभिक्रिया करके ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और देखिए ये भी हो सकता है कैथोड पे कि भाई जो कार्बन है और 2O-2 ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना ले, CO2 बना ले। ठीक है, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी ये दोनों अभिक्रियाएं एनोड पे होती है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और देखिए कैथोड पे क्या होता है, एल्यूमिनियम बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम से हम एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए वैद्युत अपघटन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए क्या है, ये एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए वैद्युत अपघटनीय सेल होता है। और देखिए इसमें जो ये दिखाया गया है, देखिए जो इसमें ये दिखाया गया है ये क्या होता है, कार्बन की परत युक्त स्टील का पात्र होता है जो कि कैथोड की तरह व्यवहार करता है। और देखिए यहाँ पे जो ये अलग अलग आपको रोड्स दिखाई दे रही है, ये ग्रेफाइट की रोड होती है जो कि एनोड की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यहाँ से गलित Al2O3 और Na3Al(F6) डाला जाता है। भाई हमने पढ़ा है ना कि Al2O3 में या तो फेल्सपार मिलाते हैं या क्रायोलाइट मिलाते हैं, तो यहाँ से डाला जाता है। तो देखिए ये तो हो गया एनोड, और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। और देखिए बच्चों जब वैद्युत अपघटन होता है तो वैद्युत अपघटन के द्वारा यहाँ नीचे देखिए बच्चों, यहाँ पे नीचे क्या होता है, गलित एल्यूमिनियम यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। और देखिए फिर यहाँ से क्या होता है, एल्यूमिनियम के लिए निकास होता है, यानी गलित एल्यूमिनियम को यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो देखिए बच्चों ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से एल्यूमिनियम का वैद्युत अपघटनीय सेल में निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, आया समझ में ये आपको। चलें आगे, चलिए।
अब देखिए, निम्न कोटि यानी अपकृष्ट अयस्कों तथा रद्दी धातु से कॉपर का निष्कर्षण। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, निम्न कोटि यानी अपकृष्ट अयस्कों से कॉपर का निष्कर्षण हाइड्रो धातु कर्म द्वारा करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा करते हैं? हाइड्रो धातु कर्म के द्वारा। इसे अम्ल या जीवाणु के उपयोग से निक्षालित करते हैं तथा Cu+2 यानी कॉपर +2 आयन युक्त विलयन की रद्दी लोहे या H2 से क्रिया करते हैं। तो देखिए अभिक्रिया क्या होगी? Cu+2। देखिए बच्चों, यहाँ पे अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिएगा। Cu+2 है, H2 से अभिक्रिया करेगा और लीजिए ये कॉपर धातु बन गई और 2H+ का क्या हो गया? निर्माण हो गया। और देखिए इसे कहा जाता है हाइड्रो धातु कर्म। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अपचयन। देखिए बच्चों, अब हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा किस तरीके से धातुओं का निष्कर्षण होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ऑक्सीकरण पर आधारित एक अत्यंत सामान्य उदाहरण है लवण जल से क्लोरीन का निष्कर्षण। तो देखिए बच्चों, ऑक्सीकरण अपचयन विधि के द्वारा अगर हम निष्कर्षण की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण है लवण जल से क्लोरीन का निष्कर्षण। और देखिए, क्लोरीन समुद्री जल में सामान्य लवण के रूप में बहुतायत में उपलब्ध होता है। हमें पता है ना भाई, क्लोरीन समुद्री जल में सामान्य लवण के रूप में बहुतायत रूप से उपलब्ध होता है। अब देखिए अभिक्रिया को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग लवण जल की बात करें तो लवण जल में जो क्लोरीन होता है वो क्लोराइड आयन के रूप में होता है, Cl- के रूप में। तो देखिए अभिक्रिया देखिए क्या होता है, 2Cl- + 2H2O। ठीक है, क्या होगा अभिक्रिया से? देखिए 2OH- यानी दो तो हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, साथ में देखिए हाइड्रोजन गैस और Cl2 का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे? लवण जल से क्लोरीन का क्या कर लिया? निष्कर्षण। ये क्लोरीन गैस के रूप में बन गई। ठीक है, आगे देखिए। इस अभिक्रिया के लिए डेल्जी नोट का मान +422 किलो जूल है। यानी देखिए ये जो अभिक्रिया हमने देखी है इसके लिए डेल्जी नोट का मान क्या होता है? 422 किलो जूल होता है। ठीक है, जब इसे डेल्जी नोट बराबर -NFE नोट का उपयोग करते हुए E नोट में परिवर्तित करते हैं तब हमें E नोट बराबर 2.2 वोल्ट प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, भाई डेल्जी नोट हमें पता लग ही गया, और जब हम E नोट का मान ज्ञात करते हैं इस सूत्र का उपयोग करते हुए, तो जो E नोट है वो हमें कितना प्राप्त होता है? E नोट हमें प्राप्त होता है 2.2 वोल्ट। ठीक है, आगे देखिए। अतः इसके लिए 2.2 वोल्ट से अधिक बाह्य विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। तो आया समझ में? यानी जो बाह्य विद्युत वाहक बल लगाएंगे हम, वो कितना लगाना पड़ेगा हमें? 2.2 वोल्ट से अधिक का। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? चलिए आगे देखिए। लेकिन वैद्युत अपघटन में कुछ अन्य बाधक अभिक्रियाओं पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त विभव की आवश्यकता होती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि वैद्युत अपघटन में कुछ अन्य बाधक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए और अतिरिक्त विभव की यहाँ पे हमें आवश्यकता होती है। अतः Cl2 वैद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। यानी जो क्लोरीन है वो किससे प्राप्त होगी? वैद्युत अपघटन से। हमने अभिक्रिया देखी थी जिसमें H2 तथा जलीय NaOH सह उत्पाद होते हैं। आगे देखिए, गलित NaCl का भी वैद्युत अपघटन किया जाता है। देखिए बच्चों, हम लोग गलित NaCl का भी वैद्युत अपघटन कर सकते हैं, परंतु इस स्थिति में सोडियम धातु प्राप्त होती है तथा NaOH नहीं बनता। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं ना, तो सोडियम धातु प्राप्त होती है, NaOH नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आगे। अब हम बात करेंगे सोने और चांदी का निष्कर्षण कैसे करेंगे। यानी ऑक्सीकरण अपचयन विधियों का उपयोग करके सोने और चांदी का निष्कर्षण कैसे होता है। तो देखिए, सोने और चांदी के निष्कर्षण में धातुओं का निक्षालन Cn- यानी साइनाइड आयन के साथ
किया जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए भाई, अगर सोने और चांदी का अगर हमें निष्कर्षण करना है ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा, तो जो उसका जो निक्षालन है वो साइनाइड आयन के साथ किया जाता है। और देखिए यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ये कैसी अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। तो देखिए Ag यानी सिल्वर तो बदल जाता है Ag प्लस में, और गोल्ड Au बदल जाता है Au प्लस में। तो हमने देखा ये कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। धातु को बाद में विस्थापन विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जाता है, और धातु को बाद में विस्थापन विधि के द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए इस अभिक्रिया में जिंक अपचायक की तरह व्यवहार करता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई इस अभिक्रिया में होता क्या है? जो जिंक है वो अपचायक की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए 4Au यानी गोल्ड की अभिक्रिया है ये। तो देखिए 4Au प्लस 8Cn माइनस, ठीक है, आया समझ में? इनकी अभिक्रिया हो रही है 2H2O प्लस O2 के साथ में। और देखिए ये हमें गोल्ड का एक संकुल प्राप्त होता है। देखिए Au गोल्ड का यानी सोने का, जो हम धातु ले रहे हैं, सोना धातु ले रहे हैं, ये उसकी अभिक्रिया है। और हमें देखिए ये एक संकुल प्राप्त होता है। Au ब्रैकेट में है Cn, और Cn का होल ट्वाइस, और देखिए इस पे कितना आवेश है? माइनस। यानी हमें ये ऋणात्मक संकुल प्राप्त होता है गोल्ड का, और साथ में बनते हैं प्लस 4OH माइनस। ठीक है, आइए अभिक्रिया समझ में यहाँ तक की। अब आगे क्या होता है? जो ये ऋणात्मक संकुल बना है, ये जो ऋणात्मक संकुल बना है, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है जिंक के साथ में। यानी अब यहाँ पे क्या होगी? विस्थापन विधि होगी, और विस्थापन विधि के द्वारा हमें गोल्ड दोबारा प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये जिंक है ये अपचायक की तरह व्यवहार करता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इस ऋणात्मक गोल्ड के संकुल की और जिंक की अभिक्रिया करवाएंगे तो अब हमें जिंक का ऋणात्मक संकुल प्राप्त होगा, और ये हमारी गोल्ड जो धातु है वो ऐसे के ऐसे रह गई। ठीक है, यानी हमने गोल्ड का क्या कर लिया? यहाँ पे निष्कर्षण कर लिया। तो और यहाँ पे जिंक का ये हमें ऋणात्मक संकुल प्राप्त हुआ है Zn, ब्रैकेट में है Cn, यहाँ 4, और इस पे पूरे पे संकुल पे आवेश है -2। आया समझ में? तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से ऑक्सीकरण अपचयन के द्वारा हम सोने का भी निष्कर्षण कर सकते हैं। तो क्या हुआ इसमें? भाई सबसे पहले गोल्ड की अभिक्रिया हमने साइनाइड के साथ करवाई, जल और O2 की उपस्थिति में। ये ऋणात्मक संकुल बना, और इस ऋणात्मक संकुल की अभिक्रिया जब जिंक से करवाई तो यहाँ पे विस्थापन विधि के द्वारा हमें गोल्ड दोबारा प्राप्त हो गया, और जिंक यहाँ पे व्यवहार कर रहा है अपचायक की तरह। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे। अब देखिए शोधन। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग शोधन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी विधि द्वारा निष्कर्षण से प्राप्त धातुओं में सामान्य रूप से कुछ अशुद्धियां मिली रहती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई किसी भी विधि के द्वारा निष्कर्षण से जो हमें धातुएं प्राप्त होती है उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती है। ठीक है, उच्च शुद्धता की धातु प्राप्त करने के लिए अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती है। ये विधियां धातु एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों के गुणों में अंतर पर निर्भर करती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई जब हमने धातुओं का निष्कर्षण किया तब भी उसमें क्या रह गई? कुछ अशुद्धियां रह गई। तो हमें इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि उच्च शुद्धता की धातु प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रकार की विधियां काम में लेते हैं, जिन्हें कहा जाता है शोधन की विधियां। ठीक है, और देखिए जिनमें से कुछ विधियां निम्न हैं। तो देखिए बच्चों, इनमें से कुछ विधियों का हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चों शोधन की विधियां, देखिए शोधन की ये विधियां हैं, और इन 6 विधियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए क, पहली विधि क्या है? आसवन। दूसरी ख देखिए द्रव गलन परिष्करण। तीसरी ग देखिए वैद्युत अपघटन। चौथी घ देखिए मंडल परिष्करण। पांचवी च देखिए वाष्प प्रावस्था परिष्करण, और छठी छ देखिए वर्ण लेखिकी विधि। यानी इन 6 शोधन की विधियों का हम अध्ययन करेंगे। आसवन का, द्रव गलन परिष्करण का, वैद्युत अपघटन का, मंडल परिष्करण का, वाष्प प्रावस्था परिष्करण का, और वर्ण लेखिकी विधि का। और देखिए बच्चों, ये शोधन की विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से देखिए वैद्युत अपघटन है, मंडल परिष्करण है, या वर्ण लेखिकी विधि है। इनमें से तो परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आसवन के बारे में। देखिए यह विधि
कम क्वथनांक वाली धातुओं जैसे जिंक तथा पारद के लिए बहुत उपयोगी है, यानी जिंक और जो पारा है उनके लिए बहुत उपयोगी होती है। अशुद्ध धातु को वाष्पीकृत करके शुद्ध धातु को आशुद्ध के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। तो देखिए इस विधि में होता क्या है कि जो अशुद्ध धातु है उसे वाष्पीकृत किया जाता है और फिर शुद्ध धातु को आशुद्ध के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी आसवन विधि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरी विधि देखिए द्रव गलन परिष्करण। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस विधि में कम गलनांक वाली धातु जैसे टिन को पिघलाकर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है, जिससे अधिक गलनांक वाली अशुद्धियां अलग हो जाती है। तो देखिए बच्चों, द्रव गलन परिष्करण में क्या होता है भाई, कम गलनांक वाली धातु जैसे टिन को पिघलाया जाता है और फिर ढालू सतह पर बहने दिया जाता है। ठीक है, उससे होता क्या है, अधिक गलनांक वाली जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब तीसरा देखिए यहाँ पे वैद्युत अपघटनी शोधन। देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। देखिए इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड बनाते हैं, उसी धातु की शुद्ध धातु पट्टी को कैथोड की तरह प्रयुक्त करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है कि अशुद्ध धातु का तो बनता है एनोड और जो शुद्ध धातु की पट्टी है उसको काम में लेते हैं कैथोड की तरह। ठीक है, आगे देखिए। इन्हें एक उपयुक्त वैद्युत अपघटनी विश्लेषित पात्र में रखते हैं जिसमें उसी धातु का लवण घुला रहता है। तो देखिए बच्चों, जो वैद्युत अपघटनीय पात्र होता है उसमें ये प्रक्रिया करते हैं, उसमें एनोड और कैथोड को रखते हैं और उसी में यानी उस पात्र में ही धातु का लवण भी घुला रहता है। ठीक है, अधिक क्षारकीय धातु विलयन में रहती है तथा कम क्षारकीय धातुएं एनोड पंख में चली जाती है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो अधिक क्षारकीय धातु होती है वो तो विलयन में ही रहती है और कम क्षारकीय धातुएं एनोड पंख में चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस प्रक्रम की व्याख्या वैद्युत विभव की धारणा, अधिविभव तथा गिब्ज ऊर्जा के द्वारा भी की जाती है। और देखिए ये अभिक्रियाएं इस प्रकार है, यानी इस प्रक्रम में क्या अभिक्रिया होती है। देखिए एनोड पे देखिए बच्चों क्या होता है, कोई भी धातु है, धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं यानी ऑक्सीकरण होता है एनोड पे। तो देखिए क्या हुआ, M और M से बना Mn+, यानी इसमें से N इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, यानी यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए। और कैथोड पे क्या होता है, देखिए Mn+, यानी ये जो आयन बना है, जो ये धातु आयन बना है, ये N इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धातु बना लेता है, यानी यहाँ पे होता है अपचयन। ठीक है, तो आया समझ में भाई, एनोड पे ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पे अपचयन होता है। आगे देखिए। तांबे का शोधन वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा कि तांबे का शोधन कैसे करते हैं, वैद्युत अपघटनी विधि के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अशुद्ध कॉपर एनोड के रूप में तथा शुद्ध कॉपर कैथोड के रूप में लेते हैं। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमें कॉपर का निष्कर्षण करना है तो अशुद्ध कॉपर को तो एनोड के रूप में लेंगे और शुद्ध कॉपर को कैथोड के रूप में लेंगे। कॉपर सल्फेट का अम्लीय विलयन में वैद्युत अपघटनीय होता है तथा वैद्युत अपघटन के वास्तविक परिणाम स्वरूप शुद्ध कॉपर एनोड से कैथोड की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो आया समझ में भाई, कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन की उपस्थिति में यहाँ पे अपघटन होता है और होता क्या है, जो शुद्ध कॉपर है वो एनोड से कैथोड की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो देखिए अभिक्रिया, देखिए एनोड पे देखिए बच्चों क्या अभिक्रिया होती है, समझने की कोशिश करिए। तो देखिए ये एनोड है, ठीक है, एनोड पे देखिए ये कॉपर है, कॉपर बदला Cu+2 में यानी कॉपर आयन में और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। आ गया समझ में। और हमें पता है अशुद्ध कॉपर को हम एनोड के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो एनोड पे तो हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर आयन बन रहा है। कैथोड पे क्या होता है, ये जो कॉपर आयन बना है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर धातु का निर्माण कर लेता है। तो इस तरीके से अशुद्ध कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। फफोलेदार कॉपर की अशुद्धियां
एनोड पंख के रूप में जमा होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, जो फफोलेदार कॉपर होता है, भाई हमने पढ़ा था ना फफोलेदार कॉपर के बारे में, तो उसकी जो अशुद्धियां होती है वो एनोड पंख के रूप में जमा होती है, जिसमें एंटीमनी, सिलीनियम, टेल्यूरियम, चांदी, सोना तथा प्लेटिनम मुख्य होती है। इन तत्वों की पुनः प्राप्ति से शोधन की लागत की क्षतिपूर्ति हो सकती है। और देखिए जिंक का शोधन भी इसी प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, जो जिंक धातु है उसका भी शोधन हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए मंडल परिष्करण। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अशुद्धियों की विलेयता धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, मंडल परिष्करण का सिद्धांत ये कि भाई अशुद्धियों की जो विलेयता होती है वो धातु की ठोस अवस्था की अपेक्षा गलित अवस्था में अधिक होती है। इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ के एक किनारे पर एक गतिशील तापक लगा रहता है जो छड़ को हर ओर से घेरे रहता है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें होता क्या है, एक अशुद्ध धातु की छड़ होती है। क्या होती है भाई, अशुद्ध धातु की छड़ होती है और उसके किनारे पे एक तापक लगा होता है, गतिशील तापक होता है जो कि छड़ को हर तरफ से घेरे रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तापक जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ता है, गलित मंडल भी आगे बढ़ता जाता है। भाई जैसे जैसे तापक आगे बढ़ता है ना, गतिशील तापक है, तो जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ता है गलित मंडल भी आगे बढ़ता जाता है और शुद्ध धातु गलित में से क्रिस्टलित हो जाती है तथा अशुद्धियां संलग्न गलित मंडल में ही चली जाती है। ठीक है, आगे देखिए। इस क्रिया को कई बार दोहराया जाता है तथा तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस क्रिया को हमें बार बार दोहराना पड़ता है और तापक को एक ही दिशा में बार बार चलाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। बच्चों यहाँ पे होता क्या है, ये एक धातु की छड़ होती है। देखिए ये क्या है, ये एक धातु की छड़ होती है। ठीक है, इस धातु की छड़ को देखिए इस तरीके से इसके अंदर ये धातु की छड़ रखी हुई रहती है और ये इसमें होता है उत्कृष्ट गैस वातावरण। यानी इस तरीके से एक चैम्बर है, चैम्बर में धातु की छड़ रखी हुई होती है और इस चैम्बर में उत्कृष्ट गैस वातावरण होता है। और होता क्या है, इसके चारों ओर देखिए, इसके चारों ओर ये क्या है, ये राउंड राउंड शेप में जो दिखाया हुआ है ये तापक है। तो देखिए बच्चों, प्रेरण कुंडली तापक जो एक ही दिशा की ओर बार बार चलता है। यानी ये क्या है, ये तापक लगे हुए होते हैं जो कि एक ही दिशा में चलते हैं और चारों ओर से घेरे रहते हैं। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे ये तापक एक ही दिशा में चलता है धातु गलित होती जाती है और यहाँ पे क्या होता जाता है, गलित मंडल बनता जाता है। और गलित मंडल में होता क्या है, जैसे जैसे तापक आगे जाता है धातु तो क्रिस्टलित हो जाती है और अशुद्धियां जो होती है वो इस गलित मंडल में ही रह जाती है। तो इस तरीके से होता है मंडल परिष्करण। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अशुद्धियां छड़ के एक किनारे पर एकत्रित हो जाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है, अशुद्धियां छड़ के एक किनारे पर एकत्रित हो जाती है, इसे काटकर अलग कर लिया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से अति उच्च शुद्धता वाले अर्धचालकों तथा अन्य अति शुद्ध धातुओं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम तथा इंडियम को प्राप्त करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अब देखिए अगली क्या है, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। देखिए ध्यान दीजिए, इस विधि में धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित किया जाता है तथा वाष्पित यौगिक को एकत्र कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है भाई, धातु को वाष्पशील यौगिक में परिवर्तित करते हैं तथा वाष्पित यौगिक को एकत्र कर लेते हैं। इसके बाद इसे विघटित करके, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसे विघटित करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। और देखिए इसके लिए दो आवश्यकताएं होती है। तो देखिए बच्चों, वाष्प प्रावस्था परिष्करण के लिए दो आवश्यकताएं होती है। देखिए पहली देखिए, उपलब्ध अभिकर्मक के साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती हो।
तथा दूसरा देखिए वाष्पशील पदार्थ आसानी से विघटित हो सकता हो, जिससे धातु आसानी से पुनः प्राप्त की जा सके। तो इसके लिए देखिए ये दो कंडीशन है, ये हम बोल सकते हैं कि दो आवश्यकताएं होती है। पहली देखिए उपलब्ध अभिकर्मक के साथ धातु वाष्पशील यौगिक बनाती हो, और दूसरा क्या है, वाष्पशील पदार्थ आसानी से विघटित हो सकता हो, यानी ये इसके लिए दो आवश्यकताएं होती है। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित उदाहरणों से यह तकनीक स्पष्ट हो जाती है। तो देखिए बच्चों, पहला देखिए निकेल शोधन का मांड प्रक्रम, यानी इससे हम इसको समझेंगे इस विधि को। देखिए इस प्रक्रम ने निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रवाह में गर्म करने से वाष्पशील निकेल टेट्रा कार्बोनिल संकुल बन जाता है। तो देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है, निकेल शोधन का मांड प्रक्रम। तो देखिए इस मांड प्रक्रम में होता क्या है, निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रवाह में गर्म करते हैं, जिससे वाष्पशील निकेल टेट्रा कार्बोनिल संकुल बन जाता है। तो देखिए निकेल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, और देखिए ताप देखिए 330 से 350 केल्विन। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए अभिक्रिया को। भाई निकेल है यहाँ पे, और देखिए निकेल अभिक्रिया कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये ताप है 330 से 350 केल्विन, और ये बन गया एक संकुल, निकेल टेट्रा कार्बोनिल संकुल बन गया, वाष्पशील संकुल है ये। इस संकुल को और अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जिससे यह विघटित होकर शुद्ध धातु दे देता है। अब क्या करते हैं, जो ये संकुल बना है इस संकुल को और गर्म करते हैं, 450 से 470 केल्विन ताप पर इस निकेल के संकुल को गर्म करते हैं, तो इसका विघटन हो जाता है, हमें प्राप्त होती है शुद्ध धातु यानी निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो आया समझ में आपको कि वाष्प प्रावस्था परिष्करण कैसे होता है। चलिए आगे देखिए। अब दूसरी देखिए जर्कोनियम या टाइटेनियम शोधन के लिए वॉन ऑरेकल विधि। देखिए बच्चों इस विधि के द्वारा भी हम वाष्प प्रावस्था परिष्करण को समझ सकते हैं। तो देखिए यह विधि जर्कोनियम तथा टाइटेनियम जैसी कुछ धातुओं से अशुद्धियों की तरह उपस्थित संपूर्ण ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन को हटाने में बहुत उपयोगी है। परिष्कृत धातु को निर्वातित पात्र में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं, और धातु आयोडाइड अधिक सहसंयोजी होने के कारण वाष्पीकृत हो जाता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, जिरकोनियम है, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके देखिए ZrI4 बन गया, ठीक है, आयोडाइड बन गया। अब देखिए धातु आयोडाइड को विद्युत धारा द्वारा 1800 केल्विन ताप पर गर्म किए गए टंगस्टन तंतु पर विघटित किया जाता है। तो देखिए बच्चों होता क्या है कि जो धातु आयोडाइड है उसे विद्युत धारा के द्वारा 1800 केल्विन ताप पर टंगस्टन तंतु यानी गर्म किए गए टंगस्टन तंतु पर विघटित करते हैं, और इस प्रकार से शुद्ध धातु तंतु पर जमा हो जाती है। तो देखिए क्या होगा, ये ZrI4 है, ठीक है, इसका विद्युत धारा द्वारा अपघटन किया जाएगा, और ये जिरकोनियम और आयोडीन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वाष्प प्रावस्था परिष्करण समझ में आया होगा। चलें आगे, चलिए। अब देखिए अगली विधि है वर्णलेखिकी यानी क्रोमेटोग्राफी विधि। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्णलेखिकी यानी क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों को पृथक करने की विधि होती है। वर्णलेखिकी अधिशोषण तथा विभेदी अभिगमन के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो वर्णलेखिकी है वो अधिशोषण तथा विभेदी अभिगमन के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात अधिशोषक पर मिश्रण के विभिन्न घटकों का अधिशोषण भिन्न भिन्न होता है। देखिए बच्चों क्या होता है कि यहाँ पे एक अधिशोषक काम में लेते हैं, तो ये कहा जाता है कि जो अधिशोषक है उस पे मिश्रण के यानी किसी भी मिश्रण के अलग अलग अवयवों का अधिशोषण भी क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मिश्रण को द्रव या गैसीय माध्यम में रखा जाता है जो कि अधिशोषक में से गुजरता है। स्तंभ में विभिन्न घटक भिन्न भिन्न स्तरों पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो मिश्रण है उसके अलग अलग घटक अलग अलग स्तरों पर क्या हो जाते हैं, अधिशोषित, और इस तरीके से उनको पृथक कर लिया जाता है।
तो आगे देखिए, अब देखिए हम बात करेंगे स्तंभ वर्ण लेखिकी के बारे में, जिसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, स्तंभ वर्ण लेखिकी यानी कॉलम क्रोमेटोग्राफी सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के शुद्धिकरण और शुद्ध किए जाने वाले तत्व तथा अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में अधिक भिन्नता न होने की स्थिति में शुद्धिकरण के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। तो देखिए, स्तंभ वर्ण लेखिकी कब काम में लेते हैं कि भाई जब होता क्या है, सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के शुद्धिकरण और शुद्ध किए जाने वाले तत्व तथा अशुद्धियों के रासायनिक गुणों में अधिक भिन्नता ना हो, ठीक है, उस समय हम काम में लेते हैं स्तंभ वर्ण लेखिकी, जिसे कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक की? आगे देखिए, तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्तंभ वर्ण लेखिकी होती है। और देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऊपर से देखिए यौगिकों का मिश्रण डाला जा रहा है, यौगिकों का मिश्रण डाला जा रहा है और ये एक स्थिर अवस्था होती है। और जब थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि हमें अलग अलग पट्टियां यानी अलग अलग बैंड यानी अलग अलग पट्टियां प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो मिश्रण के अवयव है वो अलग अलग रूप से यहाँ पे अधिशोषित हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारी क्या होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम को समझिएगा, देखिए, ठीक है। तो आ गया आपको कि भाई होता क्या है, ऊपर से मिश्रण डाला जाता है, मिश्रण धीरे धीरे नीचे आएगा और अलग अवयवों का अलग अलग जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिशोषण हो जाएगा और अवयव क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग। देखिए बच्चों, अब हम एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक और लोहे के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एल्यूमिनियम पन्नी का उपयोग खाद्य पदार्थों के लिए आवरण पत्र यानी रेपर के रूप में होता है। धातु की सूक्ष्म धूलि का उपयोग प्रलेपो यानी पेंट व प्रलाक्षो यानी रोगन में किया जाता है। आगे देखिए, अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण एल्यूमिनियम का उपयोग क्रोमियम तथा मैग्नीज के ऑक्साइडों से उनके निष्कर्षण में किया जाता है। एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग विद्युत चालकों के रूप में किया जाता है। एल्यूमिनियम युक्त मिश्र धातु हल्की होने के कारण बहुत उपयोगी होती है। आगे देखिए, तांबे का उपयोग विद्युत उद्योग में तार बनाने में तथा जल और भाप के लिए पाइप बनाने में होता है। इसका उपयोग कई प्रकार की मिश्र धातुओं में भी किया जाता है जो धातु से अधिक कठोर होती है। तो देखिए, जैसे पीतल है, एक तो पीतल है, कांसा है या मुद्रा मिश्र धातु है, तो इसके निर्माण में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। और देखिए पीतल में क्या होता है, पीतल के निर्माण में तांबे के साथ जिंक का उपयोग करते हैं, कांसे के निर्माण में तांबे के साथ टिन को काम में लेते हैं और मुद्रा मिश्र धातु बनाने में तांबे के साथ निकल को काम में लिया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जिंक का उपयोग जस्तेदार लोहा बनाने में किया जाता है। व्यापक मात्रा में इसका उपयोग बैटरियों में, कई मिश्र धातु घटकों में जैसे पीतल है, जर्मन सिल्वर है, इनमें होता है। और देखिए बच्चों, पीतल में देखिए कॉपर तो होता है 60% और जिंक होता है 40%। ठीक है, इसी तरीके से जर्मन सिल्वर की बात करें तो कॉपर होता है 25 से 30%, जिंक होता है 25 से 30% और निकिल होता है 40 से 50%। ठीक है, तो इस तरीके से जिंक का उपयोग भी मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। आगे देखिए, यशद रज का उपयोग रंजक सामग्री, प्रलेप आदि के उत्पादन में अपचायक के रूप में किया जाता है। चलिए आगे, ढलवा लोहा जो कि लोहे का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है, इसका उपयोग स्टोवों, रेलवे स्लीपरों, गटर पाइपों तथा खिलौने आदि को ढालने में होता है। इसका उपयोग पिटवा लोहे तथा इस्पात को बनाने में किया जाता है। पिटवा लोहे का उपयोग लंगरों, तारों, बोल्टों, चेनों तथा कृषि उपयोगी उपकरणों के बनाने में किया जाता है। चलिए आगे, स्टील यानी इस्पात के अनेक उपयोग हैं।
जब इसमें दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं तो मिश्र धातु इस्पात प्राप्त होता है। निकेल इस्पात का उपयोग रस्से बनाने, स्वचालित वाहनों तथा हवाई जहाज़ों के हिस्से, लोलक, मापक फीतों, कटाई के औजारों तथा संदलन मशीनों को बनाने में, और स्टेनलेस स्टील का उपयोग साइकिलों, स्वचालित वाहनों, बर्तनों तथा पैनों इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपको इनके उपयोग समझ में आए होंगे। चलें आगे, चलिए। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग छोटे से संक्षिप्त रूप में जो हमने धातुओं के निष्कर्षण के बारे में पढ़ा है उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल्यूमिनियम के बारे में। तो देखिए एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ उपस्थित होता है, इसका अयस्क देखिए बॉक्साइट और क्रायोलाइट। तो देखिए बॉक्साइट देखिए Al2O3.XH2O, ठीक है। क्रायोलाइट होता है Na3Alf6। इसी तरीके से आयरन की बात करें तो आयरन देखिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में ये होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। इसी तरीके से कॉपर की बात करें तो कॉपर पाइराइट में, कॉपर ग्लांस, मैलाकाइट, क्यूपराइट यानी इनमें पाया जाता है हमारा तांबा। और देखिए कॉपर पाइराइट देखिए CuFeS2, कॉपर ग्लांस देखिए Cu2S, मैलाकाइट देखिए CuCO3.Cu और ये OH का होल ट्वाइस, और क्यूपराइट होता है Cu2O। इसी तरीके से देखिए बच्चों जिंक की बात करें तो जिंक पाया जाता है जिंक ब्लेंड या स्फेलेराइट में, जिसको बोलते हैं ZnS, कैलामीन यानी ZnCO3 और जिंकाइट यानी ZnO में। यानी ये धातुएं हैं और ये किस किस में ये धातुएं पाई जाती है, यानी इनके अयस्क है। आगे देखिए, अगर हम इनके निष्कर्षण की सामान्य विधि की बात करें तो देखिए अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो देखिए गलित Na3Alf6 में विलय Al2O3 का वैद्युत अपघटन, यानी इस तरीके से हम एल्यूमिनियम का क्या कर सकते हैं, निष्कर्षण, और ये हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं। आगे देखिए, अगर हम आयरन की बात करें तो वात्य भट्टी में CO तथा कोक के साथ ऑक्साइड का अपचयन। क्लियर है। इसी तरीके से तांबे की बात करें तो सल्फाइड अयस्क का आंशिक भर्जन तथा अपचयन, और इसी तरीके से जिंक की बात करें तो भर्जन और उसके पश्चात कोक द्वारा अपचयन। यानी इस तरीके से हम इनका क्या कर सकते हैं, इनका निष्कर्षण कर सकते हैं। यानी ये इन धातुओं के निष्कर्षण की क्या है, सामान्य विधि है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, अब हम इन धातुओं के लिए इनके निष्कर्षण से संबंधित कुछ टिप्पणी के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई हमने पढ़ा ना कि किस तरीके से भाई एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, यानी क्या तो इनके अयस्क होते हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा कि इनके निष्कर्षण की सामान्य विधि क्या होती है, और अब हम इनकी टिप्पणी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए एल्यूमिनियम के लिए देखिए, निष्कर्षण के लिए विद्युत के अच्छे स्रोत की आवश्यकता होती है। आयरन के लिए देखिए ताप 2170 केल्विन के आसपास होना चाहिए। इसी तरीके से कॉपर या तांबे के लिए देखिए, यह विशेष रचना के बने परिवर्तक में स्वतः अपचयन है। अपचयन आसानी से होता है। निम्न कोटि के अयस्कों के हाइड्रो धातु कर्म में सल्फ्यूरिक अम्ल निक्षालन का भी उपयोग होता है। और जिंक के लिए देखिए, धातु का शोधन प्रभाजी आसवन द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, ये हमने जो निष्कर्षण की सामान्य विधि पढ़ी है, ये इन सामान्य विधियों की टिप्पणी है, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज हमारी ये यूनिट समाप्त हो गई है। आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़िए, और देखिए इस यूनिट में ऐसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और अब आगे के आने वाले वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।